हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सर क्या स्टार्ट करना है बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, फाइनेंस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। क्वेश्चन आएगा सर, बिल्कुल आएगा। क्या कोई चेंज है सर? नहीं भाई, कोई चेंज नहीं है। कोरोना की वजह से इन्होंने फाइनेंस में कोई चेंज नहीं दिया है। सिर्फ चेंज कहाँ थे? आपके पार्टनरशिप में और कंपनी में। सर क्या होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट? छोड़ दो, हमें पता ही नहीं। समझो इस बात को। पहले इस वर्ड को ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इस वर्ड को तोड़ देते हैं जरा। कैश दिया हुआ है, कैश। ठीक है, एक वर्ड तो ये हो गया। एक वर्ड दिया हुआ है फ्लो। फ्लो में दो चीज़ें होती हैं। फ्लो में या तो आउटफ्लो हो सकता है या इनफ्लो हो सकता है। बात समझना, फ्लो में या तो इनफ्लो हो सकता है या आउटफ्लो हो सकता है। हाँ या ना? जी सर बिल्कुल। चैप्टर का नाम ही क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि कैश के फ्लो के जो स्टेटमेंट को हम तैयार करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलेंगे। स्टेटमेंट यानी एक शीट तैयार करेंगे हम। बात समझो, एक शीट तैयार करेंगे हम। किसकी शीट तैयार करेंगे? फ्लो की शीट तैयार करेंगे, जो या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। सर किसका इनफ्लो आउटफ्लो? बेटा कैश का। बात समझना, ठीक है। कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा। सर कैश माने क्या? पॉइंट नंबर 1, सर कैश माने तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कैश का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होता है। क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फटाफट से हम एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा है, स्पीड में रहेंगे, बट आई प्रॉमिस टू यू कि एक एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपको क्लियर करवा दूंगा बहुत अच्छे से। बुक भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्या क्या बुक की लैंग्वेजेस हैं वहाँ से भी देखेंगे। अपनी तरफ से भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताऊंगा जो आपको माइंड में सेट रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, छोटे क्वेश्चन भी करेंगे, बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? देखो कैश का मतलब तो आपको पता ही है। कैश मतलब नगद। बात समझना, कैश मतलब नगद जो आपकी पॉकेट में भी पड़ा हुआ होता है। एक तो वो कैश होता है जो हमारी पॉकेट में पड़ा हुआ होता है, एक कैश इक्विवेलेंट का मतलब नगद के जैसा। नगद के जैसा यानी कि आपके पास तो नहीं है लेकिन आपके नगद के जैसा ही है, वो आपके कैश के जैसा ही है। सर वो कौन सा कैश होता है? ध्यान दो, बैंक अकाउंट जो होता है आपका क्या है? बैंक अकाउंट खुलवा रखा है आपने। आपका जब मन करता है फोन पे कर देते हो, जब मन करता है पेटीएम से कुछ भी मंगा लेते हो, जब मन करता है फ्लिपकार्ट से कुछ भी मंगा लेते हो। पेमेंट कहाँ से कर देते हो? आपके बैंक अकाउंट से। तो देखो ना, जैसे आपके कैश यूज में आ रहा था ऐसे आपके बैंक अकाउंट यूज में आ गया। तो कैश तो है ही है, कैश में इंक्लूड, बट कैश ऑल्सो इंक्लूड्स कैश इक्विवेलेंट। यानी कि कैश में इंक्लूड होता है कैश के जैसा भी कुछ चीज़ें हैं। सर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने नाम ही तो क्लियर करना है, हमें पता ही है वरना हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब कैश के फ्लो के लिए एक शीट बनाएंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। देख लेते हैं मीनिंग वगैरह क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है, सब कुछ देखते हैं अब धीरे धीरे करके। चैप्टर नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इन्होंने बताया हुआ है द स्टडी ऑफ दिस चैप्टर वुड इनेबल यू टू अंडरस्टैंड। इस चैप्टर की स्टडी करने के बाद आप ये सब चीज़ें सीख जाएंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करिए, इन्हें पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट नोट ये अब आपको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ मैं। मीनिंग की हम कोशिश करेंगे, हालांकि मीनिंग मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझा दिया है। बुक की लैंग्वेज में देख लेते हैं एक बार क्या मीनिंग यहाँ पर ये बता रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है डेट शोज, जो दिखाती है द फ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या दिखाती है ये? कैश का फ्लो और कैश के जैसा जो भी है उसका फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड का मतलब है यहाँ पर कि जो आपके पीरियड में हुए हैं कैश के फ्लोज, चाहे वो इनफ्लो हुआ हो चाहे आउटफ्लो हुआ हो, उसको दिखाती है ये स्टेटमेंट। एक रिपोर्ट के अंतर्गत दिखाती है, अंडर रिपोर्ट। आप एक रिपोर्ट ही तो तैयार कर रहे हैं। ये कैश फ्लोज आर इनफ्लोज, जिसको हम क्या कहते हैं? रिसिट्स कहते हैं, एंड आउटफ्लोज जिसको हम पेमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। सर ये रिसिट एंड पेमेंट का क्या चक्कर है? सुनो ना, मैंने आपको बताया था या तो आप इनफ्लो होगा, फ्लो का तो ये तो मतलब होता है या तो इनफ्लो या तो पैसा आएगा। समझो, या तो पैसा आएगा, ठीक है, या आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब या पैसा जाएगा। ठीक है ना। अब इनफ्लो कैसे होगा? जब जब पैसा आएगा तो उसे क्या बोला जाता है बेटा? रिसिट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे? रिसिट्स।
और जब जब जाएगा तो उसे क्या बोला जाता है सर, पेमेंट बोला जाता है। बस इसी बात को तो कह रहे हैं वो, कैश इनफ्लो का मतलब रिसिट होना और कैश आउटफ्लो का मतलब पेमेंट होना। ठीक है, चलिए। ट्रांजेक्शन्स दैट इंक्रीज कैश, बात समझना कि वो ट्रांजेक्शन, वो लेन देन जो इंक्रीज करते हैं कैश को या कैश इक्विवेलेंट्स को, आर इनफ्लोज ऑफ कैश, वो कैश के इनफ्लोज होते हैं यानी कि रिसिट्स होती हैं। एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स दैट डिक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो ये कह रहे हैं कि जो कैश को घटाती हैं यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स कैश को माइनस कर देती हैं, कैश को कम कर देती हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, आर आउटफ्लोज ऑफ कैश हम उसे बोल देते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा इन्होंने यहाँ पर ये पॉइंट नहीं बताया, बेसिक्स है, क्लियर कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड, अब बता रहे हैं कि कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहली चीज़ कैश, दूसरा बैंक बैलेंस और तीसरा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ध्यान रखना, तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड 3 टाइप्स, 3 प्रकार की चीज़ें हैं। इसमें कौन कौन सी सर? एक तो आपका कैश बैलेंस, एक आपका बैंक बैलेंस और एक आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। सर ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ दरअसल ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट होती हैं जो करंट की इन्वेस्टमेंट होती हैं। क्या होती हैं? करंट इन्वेस्टमेंट। सर करंट इन्वेस्टमेंट माने आपने कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी करी हुई है मार्केट में कि जब चाहें आप उन्हें तोड़ सकते हैं, आप उनसे पैसा रिकवर कर सकते हैं जब आप चाहें। बड़ी लिक्विड की फॉर्म में होती हैं ये, देखो ना, ये लिक्विड के फॉर्म में है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 3 चीज़ें आती हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 3 चीज़ें आती हैं, रट लो, समझ लो बहुत अच्छे तरीके से कि कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। जब तक हमें करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ स्पेसिफाइड ना करें, वो हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ही मानी जाती हैं। इस चीज़ को भी आप समझ लेंगे। सर कैसे? पढ़ लो जरा, आगे लिखा होगा एक्सेट्रा अनलेस स्पेसिफाइड, जब तक अलग से कुछ स्पेसिफाइड ना करें तो करंट इन्वेस्टमेंट आर कंसिडर्ड एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। करंट इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ही कंसिडर करी जाती हैं। हैंस आर इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और इसीलिए वो किस में इंक्लूड करी जाती हैं? कैश और कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड करी जाती हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा अभी तक का, कि हाँ हम करने क्या वाले हैं उसे छोड़ दो, है क्या ये इस पर फोकस कर रहे हैं। अभी हम एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उन्होंने कुछ कैश फ्लोज के, कि किन किन चीज़ों की वजह से, किस किस ट्रांजेक्शन की वजह से कैश का फ्लो हो सकता है। इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? इनफ्लो होगा तो रिसिट कहलाती है, कैश फ्लो का आउटफ्लो होगा तो वो क्या कहलाएगी? पेमेंट कहलाएगी। सर एक एक करके देखें। बिल्कुल, कैश इनफ्लो पहला पॉइंट में आ रहा है कैश सेल। आपने मान लो नगद बिक्री करी, नगद माल आपने बेच दिया तो आपके पास में कैश आया, सेल आपकी हो गई, माल चला गया, सीधी बात है, कैश का इनफ्लो हुआ है। ठीक है, पैसे आ रहे हैं। कैश परचेज करा, परचेज यानी आपने माल खरीद लिया, आपने माल खरीदा तो कैश आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये कैश का आउटफ्लो कहलाएगा। ठीक है ना, ऐसे देखना है हमें। फटाफट से देखते हैं, 1 2 3 और देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग देख लेना खुद से। मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, आप लोग पॉज करके देख लेना। फिर पॉइंट नेक्स्ट क्या है? कैश रिसीव अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल। सर ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? बेटा 2 चीज़ें होती हैं ट्रेड रिसीवेबल में, मैंने आपको रेशियो में भी क्लियर करा था। ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीज़ें, एक तो बिल रिसीवेबल और एक डेटर्स। ठीक है, और ट्रेड पेबल में 2 चीज़ें, एक तो बीपी और एक क्रेडिटर्स। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स से हमें कुछ अमाउंट मिली है, कैश रिसीव अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि हमें किसी अपने डेटर्स से, अपने किसी ग्राहक से पैसा मिल जाए, ट्रेड रिसीवेबल्स से हमें पैसे मिल जाएं, तो वो भी हमारा कैश का इनफ्लो माना जाता है। और अगर हमने पेमेंट कर दी है किसको, या तो अपने बिल्स पेबल दे दिए हों, हमने चुका दिए हों, या हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी हो। कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के अगेंस्ट में हमने कोई पेमेंट करी है कैश की, तो वो हमारी कहलाती है कैश आउटफ्लो। ठीक है जी सर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें? कैश रिसीव फॉर कमीशन एंड रॉयल्टी। वो ये कह रहे हैं हमें कैश मिला है, किस लिए मिला है? हमें कमीशन मिल गया, रॉयल्टी वगैरह मिल गई। सर ये रॉयल्टी क्या होती है? माइनिंग्स वगैरह को किराए पर देने से जो प्राप्त होती है वो रॉयल्टी होती है। एक आपने पढ़ा होगा कि बुक्स वगैरह की जो हमें रॉयल्टी मिलती है, बुक्स मतलब कैसे? अब मान लो ये आपकी टी.एस. ग्रेवाल ही है, जो भी जिस भी राइटर ने लिखी हुई है, उसको छापने की जो इजाज़त दी हुई है वो इन्होंने सुल्तान चंद करके एक यहाँ पर प्रकाशन होते हैं, देखो ये रे,
SCS जो है सुल्तान चंद, लेकिन लिखी हुई किसके द्वारा होती है बेटा, ये TS ग्रेवाल जी के द्वारा। तो इसका जो एक कमीशन, इसका एक रॉयल्टी का पार्ट जा रहा होगा किसको, उस बुक के राइटर को जो जिसने ये बुक लिखी है, ठीक है ना। बिल्कुल सर, छापने की इजाज़त मिल गई है, उसे हम रॉयल्टी बोलते हैं। ऐसे भी फिलहाल मान लीजिए एक तरीके का रेंट ही होता है। हमें क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रही है, रॉयल्टी मिल रही है, रिसीव हो रही है, तो वो कैश का इनफ्लो कही जाएगी। क्यों, क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है, देखो ना, कैश रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है तो कैश का इनफ्लो हो रहा है। या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, अगर हमने कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड करे हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, हमने सैलरी कर दी पेड अपने एम्प्लॉयज़ को, हमने अपना रेंट दे दिया अपनी बिल्डिंग का, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मेरी किस में आती हैं, कैश आउटफ्लोज में आती हैं, यानी कि मैंने पेमेंट करी है। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ, कैश इनफ्लोज है। क्यों है सर, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, भाई मिला है तो कैश मिला है, समझो ना। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो कैश मिला है, कैश मिला है, प्राप्त हुआ है, तो वो इनफ्लो है। हाँ, आपने अगर कैश परचेज करा है किसका, इन्वेस्टमेंट का। देखो यहाँ पर आपने कुछ कैश में परचेज करी है, क्या, इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है। यहाँ पर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को आप नहीं खरीद रहे हैं, और कोई सिक्योरिटीज़ आप खरीद रहे हैं, या आप कहीं पर और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सर कैसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सुनो। कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये पॉइंट था। हाँ जी सर, कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसी हो सकती है, कैश परचेज इन्वेस्टमेंट, क्या मैंने शेयर में पैसा लगा दिया, या मैंने डिवेंचर्स में पैसा लगा दिया, मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट ही हुई ना। मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, या मैंने किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद लिए, मैंने तो इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट करिए तो मेरा कैश जाएगा या मेरा बैंक जाएगा, उसे क्या कहेंगे हम, आउटफ्लो कहेंगे। जब जाएगा तो पेमेंट होगी, पेमेंट होगी तो आउटफ्लो होगा, ठीक है, ये कैश का आउटफ्लो होगा। सर हम इस चीज़ को क्यों समझ रहे हैं भाई, आगे जो हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे, न्यूमेरिकल्स जो हम करेंगे वो इसी बेसिस पर होंगे। आपका जो माइंड है उसको क्लियर करना बड़ी ज़रूरी है ये चीज़ें, कि किस चीज़ की वजह से हमारा कैश का इनफ्लो हो रहा है और किस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश हमें मिला है किसकी वजह से, हमने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। अब देखो ना, इन्वेस्टमेंट खरीदी थी तो गया था कैश, आ रहा है कैश अब, क्यों, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ही हैं, यानी कि इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को भी नहीं बेचा है, उसकी बात हो रही है। सर ये अदर देन क्यों लिख रहे हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ तो हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही हिस्सा हो गई ना। देखो ना, हमने बताया था। अब मान लो आपने बैंक में पैसे जमा करे, आप कहोगे सर मेरे पास से तो कैश चला गया, ये कैश का आउटफ्लो है। नहीं भाई, ये कैश का आउटफ्लो कैसे हो गया, क्यों सर, क्यों नहीं हुआ, सुनो, बहुत अच्छा पॉइंट। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, मैंने ना बैंक में कैश डिपॉजिट करा, तो मेरा ना बैंक तो डेबिट हो जाएगा, है ना, और कैश मेरा क्रेडिट हो जाएगा। देखो ना सर, कैश मेरा जा रहा है, जाएगा। और सर आप इस चीज़ को तो देख ही नहीं ले, लेकिन ये भी तो देखो, बैंक मेरा आएगा। एक पॉकेट मेरी बढ़ गई, आ गई, आएगी, और एक पॉकेट मेरी जाएगी, कम होगी। तो बेटा सोचो, कोई चेंज नहीं आएगा इस टाइप की कंडीशंस में। चाहे मैं बैंक में पैसा जमा करूं, चाहे मैं बैंक से पैसे निकालूं, मेरा इन ट्रांजैक्शन की वजह से नो चेंज रहता है। इसीलिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी मेरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा होती हैं। अगर मैंने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ खरीदी तो भी मेरा नो चेंज, अगर मैंने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ बेच दी तो भी मेरा नो चेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, मैंने अपनी कोई फिक्स एसेट थी, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फलाना ढिमाका कुछ भी, मैंने उसको उठाया, बेच दिया। बेचने से जो मेरी रिसीव हुई कैश, उसे बोलेंगे कैश इनफ्लो, पता ही है आपको। अगर मैंने कोई कैश में परचेज करी है फिक्स एसेट्स को, तो वो मेरा कैश आउटफ्लो होगा। क्यों होगा, मैं एक फर्नीचर खरीद के लेके आया, मान लो ये फर्नीचर है, नहीं सर ये तो पेंसिल है, मान लो ना, क्या है ये फर्नीचर है, मैं फर्नीचर खरीद करके ले आया बेटा, खरीद करके लाया हूँ तो मेरा कैश गया होगा, सीधी बात है, मेरा कैश गया होगा तो मेरा कैश जाएगा, तो वो कैश आउटफ्लो कहलाएगा। एक दो कुछ पॉइंट हैं, आप लोग उसे पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए।
कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ध्यान रखना AS3 जो होता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अब रिवाइज्ड वाला जो है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होता है, यानी कि प्रिपेयर करना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है। ठीक है, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड शोइंग कैश फ्लो अंडर 3 हेड्स, नेमली उनके नामकरण इस प्रकार से हैं, उन्होंने 3 मेजर हेड जो हैं उनके अकॉर्डिंग बता रखे हैं कि कैश का फ्लो हो सकता है। सारे कैश के फ्लो को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप ऐसे समझो, चाहे वो कैश का इनफ्लो हो चाहे वो कैश का आउटफ्लो हो, 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड करा है। पहला कौन सा पार्ट है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, क्या होती हैं अभी बताते हैं। दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और तीसरा एंड लास्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। क्या कर दिया इन्होंने? एक्टिविटीज़ के बारे में बात करी है इन्होंने कि कैश फ्लो किन किन एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सुनो, ऑपरेटिंग क्या? बिजनेस को चलाने के लिए, बात ध्यान से समझना, बिजनेस को रन करने के लिए या चलाने के लिए जो भी वर्क किया जाता है, जो भी काम किया जाता है उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सर कैसी बात कर रहे हो? सुनो ना, आपके अगल बगल में कोई परचून की दुकान होगी, ज़रूर होगी कोई ना कोई लाला की दुकान। आप वहाँ पर जाते हैं, अपनी किचन का जो ग्रोसरी वगैरह का जो सामान होता है उसे आप खरीद करके लाते हैं। ठीक है, उनके यहाँ पर किस टाइप का काम हो रहा है? सोचो, वो बेचने का और ख़रीदने का काम करते हैं, तो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या हो गई? उनके लिए बिजनेस को ऑपरेट करने की एक्टिविटीज़ हो गई सेल परचेज ऑफ गुड्स, है ना, सेल परचेज ऑफ गुड्स। लेकिन आप एक बैंक में जाते हैं, तो बैंक में देखते हैं वहाँ कुछ भी ना खरीदा जा रहा है ना बेचा जा रहा है, वहाँ सिर्फ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो एक फाइनेंसिंग कंपनी है और एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी सर कैसी कंपनी हो गई? देखो ना, फाइनेंसिंग कंपनी तो बैंक वगैरह हो गए जहाँ पर वो फाइनेंस का ही काम करते हैं, पैसा आना पैसा जाना ये सब चीज़ें करना। लेकिन परचून की दुकान की हमने जिसकी बात करी थी वहाँ पैसों का काम नहीं है इतना, मतलब सिर्फ पैसों का ही काम नहीं है, वहाँ पर गुड्स को सेल कर रहे हैं या सर्विसेज को देंगे हम। ठीक है, तो जैसा बिजनेस वैसी उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो सकती है, इसको आप समझें। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिजनेस को चलाने के लिए जो भी वहाँ पर काम होता है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लो आप। हाँ, मान लो आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ पर कुछ आपको बेचा जाता है क्या? नहीं। क्या वो आपको वहाँ पर फाइनेंस की कोई फैसिलिटी देते हैं? नहीं। वो क्या देते हैं? आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो टीचर्स होते हैं, वो जो एजुकेटर्स होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं, जो ट्यूटर्स होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं। ठीक है ना, आप लोग सीखते हो, वहाँ पे फीस देते हो, बात खत्म। उन्होंने कुछ बेचा नहीं है, दे डोंट सेल। ठीक है ना, वो कभी भी कोई सेल नहीं करते, बेचते नहीं, अपने ज्ञान को बेच नहीं रहे, बस वो क्या कर रहे हैं, बस जस्ट सर्विस दे रहे हैं आपको, आपसे फीस ले रहे हैं, फीस चार्ज कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सबके लिए अलग अलग हो सकती है बेटा, ध्यान रखना। तो बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से कितना कैश का इनफ्लो हुआ है, कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है, ये हम देखेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या होती है सर? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की बात सुनो। बिजनेस में आपने कुछ भी इन्वेस्ट करा, बिजनेस में आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट करा। बिजनेस में कैसे इन्वेस्टमेंट? आपने फर्नीचर परचेज कर लिया। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आपने फर्नीचर परचेज करा, आपने फर्नीचर परचेज कर लिया। फर्नीचर आपने अगर परचेज करा तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, सीधी बात है। आपने बिल्डिंग खरीद ली बिजनेस के लिए, सीधी बात है, आपके लिए क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कहलाती है। सर एक एग्जांपल वो दो ना जो कैश को आउटफ्लो दिखाए, ये आउटफ्लो ही तो था। समझो, फर्नीचर आपने अगर खरीदा है तो आपके पास से कैश जाएगा, कैश का आउटफ्लो हो गया। ये ट्रांजैक्शन किस एक्टिविटी में आएगी? ऑपरेटिंग में नहीं आ सकती, क्योंकि आपका सिर्फ यही काम नहीं है बिजनेस का कि आप फर्नीचर खरीदते रहते हो बेचते रहते हो, ये तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। हाँ, आपने फर्नीचर सेल कर दिया, आपने कोई मशीनरी सेल कर दी, आपने कोई मशीनरी सोल्ड कर दी, तो उस केस में आपके पास में कैश आ जाएगा, बट नॉट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दिस विल बी ट्रीट एज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्यों सर? भाई डेली मशीन बेचते रहते हो क्या? नहीं सर, कभी कभार बेचते हैं बस। तो फिर जब कभी कभार मशीनरी बेचते हो तो वो इन्वेस्टमेंट से आपने अपना पैसा निकाल लिया, सीधी बात है। आपने जो इन्वेस्ट करा हुआ था मशीनरी में, जो भी उसमें घटा होगा लॉस हुआ होगा वो डजेंट मैटर, वो बाद का मैटर है सब।
आपने फिलहाल वहाँ से पैसा निकाल लिया, तो आपसे आपके पास में जो पैसा आया है मशीनरी को बेचने से, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो गई। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्लियर, इन्वेस्टिंग क्लियर। फाइनेंस की बात करते हैं। फाइनेंस बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए आपको ज़रूरत होती है कैपिटल की, आपको ज़रूरत होती है कैपिटल की, आपको ज़रूरत होती है लोन की, आपको ज़रूरत होती है एडवांस वगैरह की। ये सब चीज़ें मेरी फाइनेंस में आती हैं। सर कैसे? मैंने कैपिटल को बढ़ा दिया, मैंने और कैपिटल लगाई बिजनेस में, बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। मैंने कैपिटल निकाल ली फर्म से, बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। मैंने लोन लिया, मैंने लोन लिया, किस लिए लिया था? क्या मैंने इन्वेस्ट करा? नहीं सर। क्या मेरा यही काम है बिजनेस को चलाने के लिए मैंने वर्क कराया क्या कुछ? नहीं सर। क्या है फिर? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। यानी कि जब पैसे की बात होगी, लेन देन की बात कौन सी वाली होगी? जब फाइनेंस की बात होगी। बेसिकली हम इसमें बस दो ही चीज़ों को रखते हैं, एक तो इक्विटी को और एक लाइबिलिटीज़ को देखेंगे वक्त आने पर। उम्मीद कर रहा हूँ तीनों एक्टिविटीज़ आपको समझ में आई होंगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए नॉर्मली जो वर्क वहाँ पर होता है, मतलब कि उनका मेन वर्क जो है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको पता भी है, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अपने घर पर रहते हैं हम, कभी भी कुछ टीवी ले आए, फ्रिज ले आए, तो हम डेली तो टीवी या फ्रिज खरीद नहीं रहे हैं, तो ये क्या होता है हमारे लिए? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो जाती है। फाइनेंस एक्टिविटी, मैंने फाइनेंस को बढ़ा दिया, मैंने फाइनेंस को घटा दिया, ये मेरी फाइनेंस एक्टिविटी, यानी कि मैंने अपनी कैपिटल बढ़ा दी बिजनेस में, वो फाइनेंस एक्टिविटी। मैं विड्रॉल कर लिया मैंने अपनी कैपिटल का, वो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर जो आज की वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आया होगा। तभी भी अगर कोई फिर भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप मेरे को मैसेज करिए। कोई भी डाउट हो आप बेटा क्लियर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को शेयर करना ना भूलें प्लीज़, आप लोगों के प्यार से ही चैनल चल सकता है। चलिए, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।